फिल्म की शुरुआत में हम बेकी और उसके पति डैन को देखते हैं जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। दोनों को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। इस खतरनाक चढ़ाई पर ये दोनों अकेले नहीं बल्कि उनकी एक पक्की दोस्त हंटर भी इनके साथ इस सफर पर आई है। यहाँ से तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए पहाड़ का आधा रास्ता आराम से पार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही डैन ऊपर चढ़ने के लिए अपना हाथ पत्थर के एक छेद में डालता है तभी उस छेद के अंदर से अचानक एक पक्षी उड़ता हुआ बाहर आता है। इस अचानक हुए हादसे से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे रस्सी के सहारे पहाड़ के बीच में हवा में लटक जाता है। अब डैन यहाँ ऐसी बुरी पोजीशन में फंस चुका था जहाँ से उसका हाथ सामने के पहाड़ को छू भी नहीं पा रहा था। अपने पति को मौत के मुंह में देखकर बेकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इससे पहले कि बेकी डैन तक पहुँच पाती, डैन की रस्सी का क्लिप अचानक खुल जाता है और देखते ही देखते डैन उन दोनों की आंखों के सामने कई 100 फीट ऊंचे पहाड़ से नीचे जा गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने पति की इस तरह दर्दनाक मौत को देखकर बेकी को बहुत गहरा सदमा लगता है और वे पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद कहानी सीधे 1 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी बेकी अपने पति की मौत की गम से बाहर नहीं आ पाई है। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। उसने अपने सारे दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया है और पहाड़ों पर चढ़ना तो हमेशा के लिए ही छोड़ दिया है। अपने इस दुख को भुलाने के लिए बेकी अब दिन रात सिर्फ शराब पीने लगी है। एक दिन जब वह शराब के नशे में बाहर आ रही होती है तो उसका पिता अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। उससे ये सब देखा नहीं जाता और वह बेकी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें डैन को भूलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वह यहाँ तक कह देता है कि डैन तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं था। ये बात सुनते ही बेकी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने पिता को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। असल में बेकी के पिता को डैन शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ तक कि उनकी शादी से पहले भी पिता ने बेकी को समझाया था कि तुम्हें डैन से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा लड़का नहीं है। पर बेकी ने उस समय अपने पिता की एक बात नहीं मानी। दूसरी तरफ बेकी अब अपनी इस बेकार जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी, इसलिए वह एक रात बहुत सारी दवाइयाँ उठाकर खुद को खत्म करने का सोचने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ उसकी पुरानी दोस्त हंटर आ जाती है जो डैन के हादसे के वक्त बेकी के साथ पहाड़ पर मौजूद थी। दरअसल हंटर को बेकी के पिता ने ही फोन करके बुलाया था ताकि वह बेकी को इस दुख से बाहर निकाले और उसकी जिंदगी फिर से ठीक करे। 1 साल के बाद अपनी सबसे पक्की सहेली को अपने सामने देखकर बेकी का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। यहाँ हंटर उसे समझाती है कि जो हो गया उसे अब भूल जाओ और अपनी जिंदगी को फिर से एंजॉय करना शुरू करो। इसके बाद हंटर अपने मोबाइल में एक बहुत ऊंचे टावर की फोटो दिखाती है और कहती है कि ये 2000 फीट ऊंचा एक पुराना टीवी रेडियो टावर है जो यहाँ से बहुत दूर एक वीरान रेगिस्तान में है। कहती है कि मैं कल ही टावर के बिल्कुल ऊपर चढ़ने जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। हंटर का कहना था कि वहाँ जाने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा और तुम डैन के गम को भी भुला पाओगे। साथ ही तुम टावर के ऊपर पहुंचकर डैन की अस्थियों को खुली हवा में छोड़ दोगी जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। असल में बेकी ने अब तक अपने पति की अस्थियां और उसका सारा सामान याद के तौर पर संभाल कर रखा था। बेकी पहले तो इस खतरनाक सफर के लिए साफा मना कर देती है, लेकिन जब हंटर बार बार कहती है तो वह आखिरकार मान जाती है। इसके बाद अगले ही दिन दोनों इस सफर के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ती है। रास्ते में बेकी के मोबाइल पर उसके पिता का फोन आता है, लेकिन बेकी अपने पिता से नाराज थी इसलिए उसका कॉल काट देती है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते के एक होटल में रुक जाती है। वहाँ बातचीत के दौरान बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है जिसे इंटरनेट पर हजारों लोग फॉलो करते हैं। हंटर अपने दर्शकों के लिए ऐसी ही ऊंची और खतरनाक जगहों पर चढ़ने के लिए चैलेंज वीडियो बनाती है। इसके बाद वे दोनों होटल की एक वेटर से उस रेगिस्तान टावर के बारे में पूछती है। वह वेटर्स बताती है कि वो टावर यहाँ से काफी दूर है, लेकिन वो इतना ज्यादा ऊंचा है कि इतनी दूरी से भी साफ दिखाई देता है। जब वे दोनों कमरे की खिड़की से बाहर देखती है तो उन्हें दूर अंधेरे में उस टावर के ऊपर लगी लाल लाइट टिमटिमाती हुई दिखाई दे जाती है। काफी रात होने की वजह से दोनों अपने अपने रूम में सो जाती है। रात को बेकी को फिर से डैन का सपना आता है जिसमें वे डैन को आई लव यू कह रही होती है। इसके जवाब में सपने में डैन भी उसे 143 कहता है जैसे वे हमेशा कहा करता था। इस तरह वे रात बीत जाती है और अगली सुबह होते ही दोनों अपना सफर फिर शुरू करती हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वे दोनों उस खुले रेगिस्तान में उस टावर के काफी करीब पहुंच जाती है। वहाँ रास्ते में उन्हें एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है जिस पर साफ साफ लिखा था कि इस टावर पर चढ़ना बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये दोनों लड़कियाँ इस चेतावनी को पूरी तरह इग्नोर कर देती है और पैदल ही
आगे बढ़ने लगती है। ये एक ऐसा वीरान इलाका था जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर इन्हें सामने एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे जंगली गिद्ध नोच नोच कर खा रहे होते हैं। हंटर तुरंत उसे मरे हुए जानवर की एक फोटो खींचती है और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देती है। फोटो अपलोड होते ही उस पर धड़ाधड़ लाइक्स और कमेंट आने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद वे दोनों आखिरकार उस हजारों फीट ऊंचे लोहे के टावर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस बड़े टावर को देखकर हंटर तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन बेकी जब टावर की जंग लगी हुई और पुरानी हालत को देखती है तो वह बुरी तरह डर जाती है। वे ऊपर चढ़ने का प्लान कैंसिल करने लगती है। तब हंटर बेकी को मोटिवेट करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वे सुरक्षा के लिए बेकी को अपनी रस्सी से बांध लेती है और उसे साथ चलने के लिए मना लेती है। इसके तुरंत बाद हंटर सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देती है। बेकी नीचे खड़े होकर हिलती हुई सीढ़ी को देखकर डर रही होती है, लेकिन हंटर ऊपर से उसे हिम्मत देती है। आखिरकार बेकी भी पूरी हिम्मत जुटाकर सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। जैसे जैसे वे दोनों ऊपर जा रही थी, टावर पुराना होने की वजह से तेज हवा के कारण जोर जोर से हिलने लगता है। इस कंपन से बेकी डर के मारे कांपने लगती है। इस बीच एक बड़ा हादसा होते होते बचता है। बेकी जिस लोहे की रोड को पकड़कर ऊपर चढ़ने वाली थी उस पर ज्यादा जोर आने की वजह से वह रोड टूट जाता है। बेकी की जान यहाँ बाल बाल बचती है। इस हादसे से बुरी तरह डरकर बेकी तुरंत वापस नीचे जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर एक रोड टूट के दूसरे चोरों पर गया तो आगे की पूरी सीढ़ी टूट सकती है। तब हंटर उसे दोबारा हिम्मत देते हुए कहती है कि अगर अब एक भी लोहे का रोड और टूटा तुरंत नीचे वापस चले जाएंगे। अब न चाहते हुए भी बेकी को अपनी सहेली की बात माननी पड़ती है और वे फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। चढ़ते चढ़ते ये दोनों लगभग 1800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यहाँ आकर बेकी इतनी डर जाती है कि वह नीचे जमीन की तरफ बिल्कुल नहीं देख पा रही थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से नीचे खड़ी उनकी गाड़ी भी एक छोटे से डॉट जैसी दिख रही थी। इसके साथ ही ऊपर हवा का प्रेशर भी बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन हंटर को इन सब खतरों की कोई परवाह नहीं थी और वे मजे से अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। काफी देर चढ़ने के बाद ये दोनों एक छोटे से लोहे के प्लेटफार्म तक पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर बेकी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगा था कि वह टावर के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन तभी ऊपर से हंटर की आवाज आती है और वह बेकी से कहती है कि अभी 200 फीट की ऊंचाई और बाकी है। ये देखकर बेकी बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि अब आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक था। नीचे तो चारों तरफ सेफ्टी रॉड्स लगी हुई थी, लेकिन अब ऊपर का रास्ता सिर्फ एक सीधा खंबा था जिसके ऊपर एक छोटी सी सीढ़ी बनी हुई थी। बेकी अब और ऊपर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर वह सोचती है कि जब वह इतनी दूर आ ही गई है तो फिर क्यों ना ये थोड़ा सा बचा हुआ रास्ता भी पार कर ले। वे जैसे हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ने लगती है। इस दौरान तेज हवा की वजह से टावर जोर जोर से हिल रहा था। ऊपर से हंटर मजाक करते हुए सीढ़ी को हिलाकर बेकी को डराने लगती है, लेकिन ये मजाक हंटर को बहुत महंगा पड़ने वाला था। उसके सीढ़ी हिलाने की वजह से सीढ़ी का एक नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर जाता है, लेकिन इन दोनों को इस बात की कोई खबर नहीं होती। अब जैसे ही बेकी सीढ़ी के उस हिस्से के ऊपर चढ़ती है तो वहाँ का आखिरी बचा हुआ नट बोल्ट भी खुलकर गिर जाता है, यानी कि अब ये सीढ़ी बिना किसी सपोर्ट के खड़ी थी। इस बीच हंटर सबसे पहले टावर के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाती है और फिर बेकी भी फाइनली सही सलामत टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। टावर के टॉप पर पहुंचकर दोनों बहुत खुश होती है और ऊंचाई से चारों तरफ का नजारा एंजॉय करने लगती है। जमीन इनसे इतनी नीचे थी कि उनकी गाड़ी एक छोटे पॉइंट की तरह दिख रही थी। यहाँ पहुंचकर हंटर जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाने लगती है और साथ ही ड्रोन कैमरा से कुछ अच्छे शॉट्स लेती है। अब हंटर अपना मोबाइल बेकी को पकड़ाकर नीचे लगे प्लेटफार्म से एक हाथ से लटक कर अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाती है। ऊपर आने के बाद वह बेकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। बेकी ऐसा करने से साफ मना कर देती है, लेकिन हंटर उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने साथ रस्सी से जोड़ दिया है। आखिरकार बेकी भी हंटर की बात मानकर लोहे के प्लेटफार्म पर लटक जाती है और अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाती है। ये खतरनाक स्टैंड करने के बाद बेकी भी ऊपर आकर बहुत खुश होती है, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि जल्द ही इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। अब आखिर में बेकी अपने पति डैन की अस्थि हवा में उड़ा देती है और अपने पति को याद करके इमोशनल हो जाती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बेकी से ज्यादा उसकी दोस्त हंटर रो रही थी। अब हंटर ने अपना चैलेंज पूरा कर दिया था और बेकी ने भी अपने पति की अस्थियां हवा में उड़ा दी थी, इसलिए अब ये सब कंप्लीट करने के बाद ये दोनों वापस नीचे उतरने का फैसला कर लेती है। सुरक्षा के लिए वे एक दूसरे को रस्सी से अच्छी तरह
बांध लेती है। इसके बाद बेकी नीचे उतरने के लिए जैसे ही सीढ़ी पर अपना पैर रखती है तब एक बड़ा हादसा हो जाता है। जंग लगी वो पूरी लोहे की सीढ़ी अचानक उखड़ जाती है और सीधे 2000 फीट नीचे जा गिरती है। अब बेकी के पैरों के नीचे कोई सहारा नहीं था, वे सीधे नीचे गिरने ही वाली थी। तभी हंटर के साथ बंधी रस्सी उसे हवा में ही रोक लेती है। अब बेकी जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ एक रस्सी के सहारे हवा में झूल रही थी। नीचे देखने पर सिर्फ गहरी खाई थी जहां से बचना नामुमकिन था। ऊपर खड़ी हंटर भी ये देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। वे अपनी पूरी ताकत लगाती है और धीरे धीरे रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगती है। बेकी डर के मारे कांप रही थी। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद हंटर बेकी को वापस ऊपर उस छोटे से प्लेटफार्म पर खींच लाती है। मौत के मुंह से बिल्कुल करीब से बचकर आने के बाद बेकी बुरी तरह डर जाती है और रोने लगती है। सीढ़ी गिरने के बाद दोनों लड़कियां उस छोटे से प्लेटफार्म पर अकेली रह जाती है। उनके पास जो बैग था जिसमें पानी और ड्रोन कैमरा रखा था वो भी नीचे लगे एक एंटीना डिश पर जाकर अटक गया था। इतनी ऊंचाई पर मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल गायब था। तभी उन्हें वहां लगे एक छोटे से इमरजेंसी बॉक्स में एक दूरबीन और एक क्लियर गन रोशनी वाली बंदूक मिलती है। कुछ घंटों बाद हंटर को याद आता है कि जब उन्होंने नीचे फोटो अपलोड की थी तो नीचे नेटवर्क आ रहा था। वे अपने फोन में हेल्प का मैसेज लिखकर उसे अपने जूते के अंदर डालती है और फोन को टूटने से बचाने के लिए मोजा लपेट देती है। फिर वे उसे जूते को नीचे जमीन पर फेंक देती है ताकि नीचे नेटवर्क मिलते ही मैसेज चला जाए। बेकी जब टावर से नीचे की तरफ दूरबीन लगाकर देखती है तो उसे टावर के बिल्कुल नीचे एक आदमी दिखाई देता है जिसके साथ उसका एक कुत्ता भी था। वे आदमी उस सुनसान इलाके में अपने कुत्ते को टहलाने लाया था। उस इंसान को देखते ही दोनों लड़कियां खुशी से पागल हो जाती हैं और ऊपर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी बेकी उस आदमी का ध्यान खींचने के लिए अपना एक जूता नीचे फेंक देती है। वह भारी जूता सीधे नीचे जाकर उस आदमी के पास गिरता है। जूता गिरने की आवाज सुनकर कुत्ता तुरंत दौड़ता है और उस जूते को अपने मुंह में दबा लेता है। वह आदमी भी पीछे मुड़ता है और कुत्ते के मुंह से वो जूता छीन लेता है। लड़कियां ऊपर से उम्मीद लगाकर देख रही थी कि वह आदमी ऊपर देखेगा, लेकिन किस्मत यहाँ भी खराब थी। उस आदमी को लगता था कि ये जूता कोई कचरा है जो यहाँ पहले से पड़ा होगा। वह बिना ऊपर देखे जूते को वहीं फेंकता है और अपने कुत्ते को लेकर वहां से चला जाता है। जब वो कुत्ते वाला आदमी चला जाता है तो दोनों लड़कियां बहुत उदास हो जाती है, लेकिन तभी दूरबीन से देखने पर उन्हें नीचे दो नए आदमी दिखाई देते हैं जो वहां अपनी गाड़ी खड़ी करके कैंपिंग कर रहे थे। हंटर कहती है कि अभी दिन का उजाला है, अगर हम अभी क्लियर गन चलाएंगे तो उन्हें लाल रोशनी नहीं दिखेगी, इसलिए हम रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात का घना अंधेरा होता है बेकी तुरंत क्लियर गन उठाती है और आसमान की तरफ निशाना लगाकर ट्रिगर दबा देती है। एक जोरदार आवाज के साथ आसमान में लाल आग का गोला फूटता है जिससे पूरा रेगिस्तान लाल रोशनी से चमक उठता है। साथ ही बेकी अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर जोर जोर से हिलाने लगती है। नीचे जमीन पर मौजूद वे दोनों आदमी इस लाल रोशनी को देख लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ऊपर टावर पर कोई मुसीबत में फंसा है। वे दोनों अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर दोनों लड़कियां खुशी से चीखने लगती है कि अब वे बच जाएगी। वो दोनों आदमी नीचे पहुंचकर सबसे पहले लड़कियों की गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन मदद करने के बजाय वे दोनों बदमाश इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, इनका सारा सामान निकालते हैं और इनकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर दोनों लड़कियों का दिल पूरी तरह टूट जाता है। रात भर वे ठंडी हवा में कांपते हुए किसी तरह सुबह होने का इंतजार करती है। अब उन्हें टावर पर फंसे हुए पूरा एक दिन बीत चुका था। भूख और प्यास से दोनों का गला सूख रहा था। उसी रात बेकी की नजर हंटर के पैर पर बने एक टैटू पर पड़ती है जिस पर 143 लिखा था। पूछने पर हंटर रोते हुए सच उगल देती है कि उसका बेकी के पति डैन के साथ अफेयर चल रहा था। ये सुनकर बेकी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। हंटर फैसला करती है कि वे रस्सी के सहारे नीचे लटके हुए उस एंटीना डिश तक जाएगी और पानी वाला बैग लेकर आएगी। हंटर नीचे उतरती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ने के कारण वे सीधे उस डिश के ऊपर कूद जाती है क्योंकि डिश से वापस ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं था। वह बैग को रस्सी से मजबूती में बांध देती है और खुद भी छलांग लगाकर रस्सी पकड़कर लटक जाती है। ऊपर खड़ी बेकी अपनी पूरी ताकत से हंटर और बैग दोनों को ऊपर खींचने लगती है,
लेकिन जैसे ही हंटर ऊपर प्लेटफार्म के बिल्कुल पास पहुंचती है, कमजोरी की वजह से उसका हाथ रस्सी से फिसल जाता है और वह सीधे नीचे की तरफ गिर जाती है। बेकी नीचे देखती है तो हंटर नीचे उसी डिश पर पड़ी थी और जिंदा थी। बेकी फिर से हिम्मत जुटाती है और बहुत मेहनत करके हंटर और उस बैग दोनों को ऊपर प्लेटफार्म पर खींच लेती है। बैग मिलते ही बेकी पानी पीती है। के बाद वे बैग से अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और मदद का मैसेज लिखकर ड्रोन को होटल की तरफ उड़ाती है, लेकिन बैटरी कम होने के कारण ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब ड्रोन चार्ज करने के लिए बेकी टावर के सबसे ऊपर लगी लाल लाइट के पास जाती है। अपनी अंगूठी की मदद से सॉकेट ठीक करके ड्रोन चार्ज करती है और एक गिद्ध के हमले से बचकर नीचे आती है। वे ड्रोन को दोबारा उड़ाती है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है और ड्रोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बचने की उम्मीद टूटने पर वे रोते हुए बैठ जाती है और रात हो जाती है। अगली सुबह बेकी पानी की बोतल हंटर की तरफ बढ़ाती है, लेकिन हंटर मना कर देती है। बेकी कहती है कि तुम मुझे अपना दूसरा जूता दे दो ताकि मैं अपना फोन उसमें रखकर नीचे फेंक सकूं। इस पर हंटर रोते हुए कहती है क्योंकि मेरा जूता नीचे डिश पर ही पड़ा हुआ है। बेकी ये कहते ही हंटर गायब हो जाती है। यहाँ आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में जब हंटर नीचे डिश के ऊपर आ रही थी और उसका हाथ फिसला था तो वह ऊपर नहीं आई थी, वे सीधे नीचे डिश पर गिरकर उसी वक्त मर चुकी थी। बेकी भूख प्यास और सदमे के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और उसे हंटर का सिर्फ भ्रम हो रहा था। बेकी नीचे से सिर्फ बैग अकेले खींचकर ऊपर लाई थी। बेकी जब नीचे देखती है तो उसे हंटर की लाश दिखाई देती है। अगली सुबह एक गिद्ध आकर बेकी के पैर के जख्म को नोचने लगता है। बेकी मरने का नाटक करती है और जैसे ही गिद्ध पास आता है वे उसे पकड़कर मार देती है और उसका कच्चा मांस खाकर अपने शरीर में ताकत लाती है। इसके बाद वे रस्सी से नीचे उस डिश पर उतरती है जहाँ हंटर की लाश पड़ी थी। वे अपने मोबाइल में पिता के लिए मदद का मैसेज लिखती है और फोन को सुरक्षित नीचे पहुंचाने के लिए हंटर के पेट के कटे हुए हिस्से में ठूस देती है। फिर वह लाश को नीचे गिरा देती है। लाश के नीचे गिरते ही फोन को नेटवर्क मिलता है और मैसेज सीधे बेकी के पिता तक पहुंच जाता है। पिता तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को लेकर टावर पर पहुंचते हैं और बेकी को सही सलामत बचा लिया जाता है। इसी के साथ ये शानदार कहानी खत्म होती है। जय श्री राम, जय हिंद।